हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ सवाल। और ये वाले जो सवाल है उठाए हैं एचपी के सेट एग्जामिनेशन से। हिमाचल प्रदेश सेट के प्रीवियस ईयर के सवाल है। सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर आज कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज का डिस्कशन यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, अगर आप सेट कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं एमपी यूपी या फिर राजस्थान के अंदर, आप सभी के लिए आज का सेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहने वाला है। आइए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफली एक बार हमारे एवर स्टडी कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की या फिर सेट एग्जामिनेशंस की, तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। एमपीपीएससी, यूपीएचईएससी, आरपीएससी, एबीएसटी, एएफएम, बीएडीएम कंप्लीट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसके अलावा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहले सवाल से। और ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज। तो एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है, यानी कि पैसे की फॉर्म में, या फिर कुछ नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन मनी फॉर्म में कुछ इंसेंटिव्स देती है। तो इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये आपको यहाँ पे पहचानना है, वो आपको यहाँ पे बताना है। रेगुलर इंक्रीमेंट इन पे एंड एनहांसमेंट ऑफ अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अलाउंसेस वगैरह तो फाइनेंशियल हो जाएंगे, ये तो आंसर नहीं बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपने आंसर बताइएगा कमेंट्स करके। प्रोवाइडिंग शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉइज बिसाइड्स देयर वेजेस एंड सैलरी। तो अगेन आप पैसा दे रहे हैं, प्रॉफिट में शेयर दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फाइनेंस ही तो दे रहे हैं, तो ये भी फाइनेंशियल हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल नहीं है। जॉब सेटिस्फेक्शन विच लीड्स टू चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, एम्प्लॉइज को यहाँ पे मिल रहा है, तो कुछ पैसा नहीं है, ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो फील कर रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। इसके अलावा जो आपके बेनिफिट्स परक्विजिट्स अगर आप दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपके कोई अलाउंसेस आप दे रहे हैं, तो अलाउंसेस आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अंदर ही आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे जो बनेगा, वो बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी का, जॉब सेटिस्फेक्शन का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल है, टू असेस द रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी द टेस्ट कंडक्टेड आर। तो एम्प्लॉइज की रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, यानी कि वो रीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, आप उसे असेस करने वाले हैं। तो क्या टेस्ट कंडक्ट करेंगे? उनकी पर्सनालिटी का टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उनकी अचीवमेंट को लेकर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट को लेकर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, या फिर उनकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। देखो, अगर आपको किसी पर्सन की रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को असेस करना है, परखना है, तो आपको कंडक्ट करने होंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। ये आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। अगला सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट वाज सेटअप इन द ईयर 1945, 48, 50 या फिर 52। अब ये तो एक फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता है उसको आता है और जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको दे देता हूं। देखो, आज के समय में हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ये हमारा एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल बॉडी है, जो कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो प्रोफेशन है, उसे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के अंदर डेवलप करता है, देखता है। और ये वाला जो बॉडी है ना, ये बना था 1980 के अंदर। 1980 से पहले हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज थे। कौन कौन से? एक था हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, आईआईपीएम, जो 1948 में बना था। और दूसरा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट, एनआईएलएम, जो कि 1950 में बना था। ये दोनों का मर्जर हो गया था 1980 में, और आज के समय में हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, एनआईपीएम। तो सवाल हमसे पूछ रहे हैं एनआईएलएम कब बना था, तो ये आपका 1950 के अंदर बना था। हो सकता है आपसे एनआईपीएम पूछ लें, तो एनआईपीएम 1980 में बना। हो सकता है आपसे यहाँ पे आईआईपीएम पूछ लें, आईआईपीएम आपका 1948 में बना था। फिलहाल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा। अगला सवाल है, ईएसआईसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो हमारी जो एम्प्लॉयज रहते हैं, स्पेशली जो फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनको
यहाँ पे ईएसआई का बेनिफिट मिलता है, यानी कि ईएसआई के कुछ मेडिकल सेंटर्स वगैरह बने होते हैं, तो वहां पे उनको फैसिलिटीज मिल जाती हैं इन द टाइम्स ऑफ सिकनेस, या फिर उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, बीमारी हो गई है, तो वहां पे जा सकते हैं, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। और ये वाला जो स्कीम है ना, इसकी शुरुआत जो करी थी, वो शुरुआत करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने 24 फरवरी 1952 को कानपुर के अंदर स्कीम की शुरुआत करी थी, और इसीलिए 24 फरवरी जो है इट इज सेलिब्रेटेड एज ESIC डे। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी एक फैक्चुअल सवाल है, अगर आपको याद है तो आप आंसर कर सकते हैं, नहीं आता तो फिर आप गलती करेंगे। आई होप ये चीज अब आपको आगे के लिए जरूर याद रहेगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल टेक्निक। तो कौन सी टेक्निक है अप्रेजल की जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहता है वो फ्यूचर के ऊपर रहता है? MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, रेटिंग स्केल्स, बार्स, या फिर चेकलिस्ट मेथड? थोड़ा सा सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। हमारी जो परफॉर्मेंस हम अप्रेज कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो मेजर फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपकी पास्ट में परफॉर्मेंस क्या रही, और उसका अप्रेजल हम कर लेते हैं। हर एक केस में ऐसा ही होता है कि आपने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया और आपका अप्रेजल हो गया। बट इनमें से एक टेक्निक है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर की तरफ ध्यान ज्यादा रहता है। वो टेक्निक आपकी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मिलकर हमारे जो मैनेजर्स हैं और जो एम्प्लॉइज हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं उनको अचीव करने के लिए। तो फोकस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे ज्यादा रहता है यहाँ पर, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का होगा। बाकी हमारे जो टेक्निक्स हैं इंपॉर्टेंट तो हैं, बार्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स होते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं, बट यहाँ पे जो फ्यूचर ओरिएंटेड है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, MBO। चलिए सवाल है जी, डिसमिसल मींस, डिसमिसल का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिटिंग एन एम्प्लॉय फॉर सम टाइम फॉर अटेंडिंग वर्क एंड परफॉर्मिंग नॉर्मल ड्यूटीज असाइंड टू हिम, termination of services of an employee as a punitive step for some misconduct, ending the terms of contract on account of attaining a certain age, या फिर all of the above। अब देखो जी, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को पढ़ता हूं, इसके अंदर आप कुछ समय के लिए एम्प्लॉय को हटा रहे हो, तो कुछ समय के लिए अगर आप एम्प्लॉय को हटाते हो ना, तो उसे बोला जाता है सस्पेंड कर दिया, किसी पर्सन को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। अगर कोई पर्सन कोई एज अटेन करके नौकरी को छोड़ देता है तो इसे रिटायरमेंट बोला जाता है, कि अगर आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए और आप रिटायर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की बात कर रहा है। अगर किसी पर्सन ने कोई गलत काम किया, रिश्वत ली और उसे डिसमिस ही कर दिया, तो उसकी सर्विसेज पूरी की पूरी टर्मिनेट कर दी, खत्म कर दी। तो डिसमिसल जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर कवर हो रहा है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, when the interviewer uses preset standardized questions to select the candidates, तो इंटरव्यूअर ने अपने जो सवाल हैं, क्वेश्चन है, पहले ही डिसाइड किए हुए हैं, सेट किए हुए हैं, और उनके बेसिस पे वो सिलेक्शन करने वाले कैंडिडेट्स का, इसे कैसा इंटरव्यू बोलेंगे? गाइडेड इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी? अब देखो, अगर इंटरव्यूअर ने पहले ही सवाल डिसाइड किए हुए हैं तो ये गाइडेड इंटरव्यू है, क्योंकि प्रॉपर पहले ही हमारे पास पूरा रोड मैप है, प्रॉपर पहले ही लिस्ट बनी हुई है क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछने हैं। तो प्रॉपर जो हमने गाइड बना रखी है उसके हिसाब से इंटरव्यू ले रहे हैं। इसे पैटर्न इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, जो आपने पैटर्न डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग आप सवाल पूछने वाले हैं। तो ऐसे इंटरव्यूज को यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी बोल देते हैं जी, इसको गाइडेड इंटरव्यू भी बोल देते हैं, पैटर्न इंटरव्यू भी बोल देते हैं। तो ये सारे एक ही हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। चलिए तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, फॉरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ मैन पावर इज डन विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? मार्कोव एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, रेशियो टू ट्रेंड एनालिसिस, और रिग्रेशन एनालिसिस? तो ये सवाल आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर आपको इंटरनल जो आपकी मैन पावर रहने वाली है उसकी सप्लाई का फोरकास्ट करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, और ये टेक्निक का नाम ही इस सवाल का आंसर है। और आप सभी ने बिल्कुल सही गेस कर ही लिया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर ए का, मार्कोव एनालिसिस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। इन पेयर्ड कंपैरिजन मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या मेथड है? पेयर्ड कंपैरिजन मेथड।
इसके अंदर हम हर एक एम्प्लॉय को हर एक दूसरे वर्कर से कंपेयर करते हैं। आप एक डिपार्टमेंट उठाते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंदर 10 एम्प्लॉइज हैं, तो एक एम्प्लॉय को बाकी 9 एम्प्लॉय से कंपेयर करते हैं। हर एक एम्प्लॉय के केस में आप ऐसा करते हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, काफी क्लोज हैं आपके ऑप्शंस। ईच वर्कर इज कंपेयर्ड विद वन मोर वर्कर इन द ग्रुप फॉर वन ट्रेट ओनली। ईच वर्कर इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर वर्कर्स इन द ग्रुप फॉर वन ट्रेट ओनली। ईच वर्कर इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर वर्कर्स इन द ग्रुप फॉर ऑल द ट्रेड्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड के अंदर आप एक वर्कर्स को बाकी सभी के साथ कंपेयर कर रहे हो, ऑल अदर वर्कर्स के साथ कर रहे हो, तो ये तो आंसर नहीं है। और जो कंपेयर करोगे उस कंपैरिजन में आप अपने वर्कर के सभी ट्रेड्स को कंपेयर करोगे बाकी वर्कर के साथ, केवल किसी एक ट्रेड को नहीं देखोगे, ओवरऑल देखोगे, पूरे ट्रेड्स को देखोगे। और इसीलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर सी का। आई होप आपने इसका आंसर सही गेस किया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सवाल है जी, द टर्म डाउन साइजिंग मीन्स। डाउन साइजिंग का क्या मतलब है? डाउन साइज मतलब कि हम अपना जो साइज है उसे छोटा कर रहे हैं, है ना जी। तो ऑप्शंस है, एलिमिनेटिंग सर्टेन जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी, reducing the number of levels in the organization structure, decreasing the size of an organization in terms of its sales turnover, decreasing the size of an organization in terms of its market share। देखो, हम अपनी सेल्स और मार्केट शेयर तो घटाने वाले हैं नहीं। डाउन साइजिंग जब होती है, हमारी कंपनी डाउन साइजिंग कर रही होती है, तो आपने जरूर सुना होगा कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो कुछ ऐसी जॉब्स जो कि अननेसेसरी हैं, इररेलेवेंट है, जो कंपनी को लग रहा है कि अब इनकी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको खत्म कर दिया जाता है ताकि अपनी एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। तो करेक्ट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो यहाँ पे बनने वाला है, आपने बिल्कुल सही गेस कर लिया जी। आई थिंक ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन इनिशियली तो हुआ होगा, बट आपने जो अपना आंसर चुना होगा वो ऑप्शन नंबर ए का ही चुना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, उसके अलग अलग फंक्शंस हैं। एक बहुत बड़ा चार्ट है, मैं आपको अगले पेज पे दिखाऊंगा। आप उस चार्ट को अगर याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आगे कई सवालों में आपकी मदद करेगा अलग अलग एग्जामिनेशंस में। अब यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस में कौन सा मेंटेनेंस फंक्शन है। हैंडलिंग ग्रीवियंस ऑफ द एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग डिसिप्लिन, या फिर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शन है ना, उसे ब्रॉडली दो में डिवाइड करते हैं। होते हैं उसके मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह, और एक उसके होते हैं कोर ऑपरेशंस, जिसे ऑपरेटिव फंक्शंस भी बोला जाता है। और ऑपरेटिव के अंदर ही हमारे पास फर्दर आते हैं कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस। हमारे एम्प्लॉइज की मेंटेनेंस के लिए हर एक चीज की मेंटेनेंस करानी पड़ती है। एम्प्लॉइज की मेंटेनेंस भी करानी पड़ती है, एम्प्लॉय की हेल्थ सेफ्टी पे ध्यान देना पड़ता है, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं मेंटेनेंस फंक्शंस बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 4 का यहाँ पे बनेगा। बाकी अभी आपको एक चार्ट की तरफ लेकर जाता हूं, जिससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप दो में बांट सकते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस, ये आपके वही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और दूसरी तरफ है आपके ऑपरेटिव फंक्शंस, जो कोर फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के। इसमें पहला काम है आपका प्रोक्योरमेंट का, कि ह्यूमन रिसोर्स को प्रोक्योर करो, उसको डेवलप करो, उसकी कंपनसेशन देनी है, उसको इंटीग्रेट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मोटिवेशन करो, कोई ग्रीवियंस है तो उसको सुलझाओ, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। और है इसके अलावा मेंटेनेंस फंक्शन, इसके अंदर आपकी हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये सारी चीजें आ जाती है। और अभी आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से हमारे फंक्शंस को सेग्रीगेट कर सकते हैं, और एग्जाम में ऐसे सवाल आपको अलग अलग तरीके से और भी पूछे जा सकते हैं। तो इस चार्ट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में काफी मदद हो सकती है। अगला सवाल एक फैक्चुअल सवाल है, करेक्ट ऑप्शन आपको बतानी है। 3 एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट और माइंस एक्ट। आपको बताना है ये कब कब आए हैं। तो फटाफट से सोचिए कि क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए, और फटाफट से बताइए, कमेंट कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। अब देखो, आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट और ईएसआई एक्ट है ना, ये आए थे आपके पहले 1948 के अंदर। जो आपका माइंस एक्ट है, ये अभी 1952 के अंदर आया था। ये आपका इनके बाद आया था। तो करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो यहाँ पे बनेगा। अभी आज के समय में बात चलती है नए लेबर कोड्स की, 4 नए लेबर कोड्स की बात अभी चल रही है।
और ये कोड्स के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पुराने जो इतने सारे लेबर के एक्ट्स थे उन्हें किस तरीके से अभी हमने ये 4 कोड्स के अंदर हमने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया, डाल दिया। तो ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आने वाले एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट। तो अभी तो बात करी थी इसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट की, मैं आपको बता रहा था 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। आईआईपीएम और एनआईएलएम को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया था। अब इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं ये आपको बताना है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई, बताओ जी कहां पे इसके हेडक्वार्टर हैं। सर इसके जो हेडक्वार्टर है ना वो कोलकाता के अंदर है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ पे बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है जी हमारे पास, कैरियर प्लानिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो कैरियर की जो प्लानिंग करनी है किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, स्पॉन्सर की, कैरियर काउंसलर की या फिर एम्प्लॉयर की। अब देखो हम जो अपना डिस्कशन करते हैं नॉर्मली बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैरियर प्लानिंग होना चाहिए, यानी कि कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो कैसे उसका कैरियर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करेगा उसकी प्लानिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आप सोच कर बताइए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, कैरियर काउंसलर की होनी चाहिए या फिर एम्प्लॉयर की होनी चाहिए। सर ये जिम्मेदारी तो सीधी सीधी एम्प्लॉयर की बनती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर ग्रो कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड रहें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती रहे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल आता है जी, स्वयं प्राइवेट लिमिटेड has decided to allow its frontline workers to take decisions regarding the ordering of certain office supplies that were previously carried out only by the managers। अब हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो खुद अपने ऑफिस सप्लाईज का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहले उनको मैनेजर्स के पास जाना पड़ता था, बट अभी वो खुद से ही कर सकते हैं। अभी ये इनिशिएटिव जो है किसका एग्जाम्पल होने वाला है, जॉब रीडिजाइन का, मैनेजमेंट डेवलपमेंट का, वर्क प्लेस इंसेंटिव का या फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का। देखो अगर आप किसी को एम्पावर कर रहे हो तो आप उसे शक्ति दे रहे हो कि आप अपने जो डिसीजन है वो खुद से ले सकते हैं। जब विमेन एम्पावरमेंट की भी बात चलती है तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि आपके जो वुमेन है उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद से अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ऐसी बातें होती हैं। और यहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर कर दिया, वर्कर्स को एम्पावर कर दिया कि आप अपने डिसीजन खुद से ले सकते हो। सो दिस इज क्लियरली अ केस ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, और मुझे लगता है कि आपका भी यही थॉट प्रोसेस यहाँ पे रहा होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे जी होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर फ्यूचर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। तो पहले भी एक सवाल आया था, अभी एक और सवाल आ गया जी फ्यूचर ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स के ऊपर। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब ये सारे ऑप्शंस को आपको ध्यान से रीड करना जरूरी है क्योंकि सभी ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ उन्होंने कर रखी है। एमबीओ हम ऑलरेडी जानते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड है। आप साइकोलॉजिकल अप्रेजल कर रहे हैं, असेसमेंट सेंटर का अप्रेजल करवा रहे हैं, तो इसमें आप कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका इस तरीके से अप्रेजल कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनकी जो साइकोलॉजी है आप उसको और समझकर बेहतर तरीके से उनका जो यहाँ पे प्लेसमेंट है वो कर सकें। असेसमेंट सेंटर के अंदर भी फोकस रहता है कि क्या स्किल्स उनके पास है उनको समझा जाए, उनकी टेस्टिंग करी जाए, कैसे उन स्किल्स को और डेवलप किया जा सकता है फ्यूचर में, उनके ऊपर फोकस रहता है। तो एमबीओ, साइकोलॉजिकल अप्रेजल और असेसमेंट सेंटर, आप साइकोलॉजिकल अप्रेजल पे इतना जोर नहीं भी देते तो आप ये कह सकते हो एमबीओ और असेसमेंट सेंटर ये तो कहीं ना कहीं फ्यूचर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। बट जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है वो पास्ट के हमारे जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स है उनके बेसिस पे हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। तो ये क्रिटिकल इंसिडेंट वाला तो फ्यूचर नहीं है, पास्ट वाला है, तो इसे काट देते हैं। असेसमेंट सेंटर, एमबीओ, मल्टी सोर्स फीडबैक और साइकोलॉजिकल अप्रेजल। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर से लिंक कर सकते हो। असेसमेंट सेंटर भी, एमबीओ भी, साइकोलॉजिकल अप्रेजल भी, मल्टी सोर्स फीडबैक, आप मल्टीपल सोर्सेज से फीडबैक ले रहे हो एम्प्लॉय का, तो इसमें भी आप फ्यूचर एंगल तो डाल सकते हो। फिलहाल इस ऑप्शन को साइड में रख के आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री अप्रेजल, असेसमेंट सेंटर, एमबीओ, फील्ड रिव्यू मेथड। अब देखो ये 360 डिग्री, असेसमेंट सेंटर, एमबीओ, आप इनको कहीं ना कहीं फ्यूचर से लिंक कर सकते हो। बट जो फील्ड रिव्यू मेथड है तो उसके अंदर आप
ऑन फील्ड जाकर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, मैनेजर है, ऑन फील्ड जाकर रिव्यू करता है परफॉर्मेंस का। तो अगेन ये थोड़ा सा पास्ट ओरिएंटेड, पास्ट परफॉर्मेंस पे फोकस रहता है, तो आप इसे फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं बोल सकते। तो इसकी वजह से, इस फील्ड रिव्यू मेथड की वजह से आपका ये आंसर नहीं बनेगा, इस ऑप्शन को भी काट सकते हैं। एमबीओ, 360 डिग्री अप्रेजल और पेयर्ड कंपैरिजन मेथड और साइकोलॉजिकल अप्रेजल। अब देखो यहाँ पे भी एमबीओ और 360 डिग्री अप्रेजल बिल्कुल ठीक है। ये 360 डिग्री अप्रेजल भी हमारे पास एक मॉडर्न टेक्निक है, फ्यूचर ओरिएंटेड आप इसे कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रेजल को भी डाल सकते हैं। बट ये जो पेयर्ड कंपैरिजन है, इसमें आप एक एम्प्लॉय को बाकी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ही तो सारा कंपैरिजन चल रहा है। तो इसके अंदर भी हमारा फ्यूचर वाला एंगल कम है, तो इसकी वजह से आप इसको भी अपने आंसर में नहीं डाल सकते। आपके आंसर के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। इसके अंदर आपके असेसमेंट सेंटर एमबीओ मल्टी सोर्स फीडबैक, जो कि मुझे कुछ कुछ 360 डिग्री अप्रेजल जैसा ही लग रहा है, और साइकोलॉजिकल अप्रेजल आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बन जाएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हमारे कोर्सेज की जानकारी लेने के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।